चलिए क्लास 12th की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं कि केएसपी कॉमर्स क्लासेस में आपके 3 सब्जेक्ट का डिस्कशन होने वाला है। द फर्स्ट वन इज अकाउंट, नेक्स्ट वन इज बीएसटी एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स। 3 पेपर की आपकी तैयारी होगी क्लास शेड्यूल वाइज। वैसे तो आप लोगों को नीचे ब्राउजर में मिल चुका है, पर इट्स माय ड्यूटी कि फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको वो क्लास शेड्यूल बता दूं। अकाउंट्स वीक में 3 डेज आपकी क्लास होगी। द डेज इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर आप बेटा क्लास में सीरियस नहीं है तो आप नीचे जा सकते हैं। अभी तो स्टार्ट भी हुआ है, शायद आपकी पेमेंट भी नहीं आई है अभी, तो बड़ी आज़ादी है। क्लास को आनंद के साथ अगर डिस्कस करना है तो क्लास में बेटा डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीएसटी वेडनेसडे को और इकोनॉमिक्स का मंडे और ट्यूसडे। इस रूटीन से आपकी क्लास चलेगी। आई होप आप लोगों का रूटीन ब्राउजर के थ्रू मिल गया होगा, नहीं तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि इसी रूटीन से आपको क्लास में बुक्स या कॉपी आप रजिस्टर लेके आना है आपको। हाँ जी बेटा। अगर कुछ बच्चे बिहार बोर्ड से आप एग्जाम देने वाले हैं तो ईपीएस एक दिन आपका क्लास होगा और वो होगा सैटरडे को, जिसकी टाइमिंग आपकी होती है 8:30 टू 9:30। आप लोगों का जो टाइमिंग है वो 9:30 टू 11 AM है। 11 तक इसलिए रखते हैं कि अब 12th में बहुत ज़रूरत होती है क्वेरी डाउट सेशन का, तो हम लोग 9:30 टू 10:30 तो हम लोग क्लास करेंगे, और 10:30 टू 11 हाफ आवर रखते हैं कि किसी का कोई भी पर्सनल डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो तो उस डाउट के लिए हम लोग आधा घंटा मार्जिन रखते हैं, ताकि आप कोई भी और क्लासेस अगर ज्वाइन करते हैं तो 9:30 टू 11 आप लोग अपना टाइम बिल्कुल केएसपी क्लासेस के लिए फ्री रखेंगे। उस शेड्यूल में किसी और शेड्यूल को नहीं लाएंगे आप लोग, ठीक है। जो बच्चे ईपीएस खासकर स्पेशली, वैसे देखिए चाहे वो सीबीएसई पैटर्न से चल रहे हो या बीएसईबी पैटर्न से चल रहे हो, दोनों का एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, दोनों में इकोनॉमिक्स और ईपीएस होता है। पर यूजुअली जो ट्रेंड है हम लोग का, जो सीबीएसई से एग्जाम देते हैं वो इकोनॉमिक्स आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं, और जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं वो ईपीएस ऑप्ट करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो कॉलेज उनको करवा देती है स्कूल, ताकि उसमें चूंकि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, इसके कारण उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए वो ईपीएस प्रेफर करते हैं। वॉटेवर, जो बच्चे ईपीएस करना चाहते हैं उसकी टाइमिंग 8:30 टू 9:30 होगी। बाकी ये शेड्यूल होगा आपका 9:30 टू 11 का, ठीक है बेटा। शेड्यूल आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। वेरी फर्स्ट क्लास, जैसे कि मैंने 11th में भी आपको तैयार किया था, 12th में भी मैं जरूर आपके प्लानिंग पे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं, और ये डेली बेसिस पे नहीं होगा, उसके बाद तो हम लोग का डिस्कशन सब्जेक्टिव होगा कि 24 आवर्स आपके एक दिन के होते हैं। उस 24 आवर्स में से बेटा 6 आवर आपका स्टडी में जरूर आपको स्टडी के लिए देना होगा। कॉमर्स बहुत आसान होता है, इससे आसान सब्जेक्टिव कोई कोर्स नहीं है। दुर्भाग्य इस कोर्स का कि 10th तक बहुत बच्चों को दिखाया ही नहीं जाता, नहीं तो अगर 10th तक इस कोर्स को दिखा दिया जाता तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट करते। नहीं तो भाई सीधी सी बात है कि जब तक आप उन चीजों को देखिएगा नहीं तब तक उसको अवेल कैसे कीजिएगा। तो यहां तक बैठे हैं तो सीनियर के गाइडलाइन वगैरह उस बेस पे आए, अदरवाइज साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं उसके कंपेयर में आपका ये कॉमर्स बहुत आसान होता है।
द रीजन बीइंग कि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स होता है और थोड़ा थ्योरी होता है। थोड़ा कोई भी चीज करना बहुत आसान होता है। आपको बोला जाए थोड़ा क्रिकेट खेल लो, थोड़ा कैरम खेल लेते हैं, तो आप थोड़ा क्रिकेट, थोड़ा कैरम, थोड़ा बैडमिंटन सब कर सकते हैं आप। लेकिन बोला जाएगा कि नहीं, बैडमिंटन ऐसा खेलो कि स्टेट लेवल पे आओ, क्रिकेट ऐसा खेलो कि नेशनल टीम में आना है, तो उस लेवल पर जाने में हमें तकलीफ है। अगर हमें थोड़ा करने के लिए बोला जाए तो हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। तो जब हम साइंस में आएंगे तो साइंस में न्यूमेरिकल एक्सट्रीम लेवल पे होता है। कुछ गॉड गिफ्टेड माइंड चाहिए आपको उन चीजों को समझने के लिए। आर्ट्स लेवल में अगर बात करें तो लोग समझते हैं कि आर्ट्स तो बहुत आसान है, सबसे आसान है ना। थ्योरेटिकली उसमें इतने कवरेज होती है कि हमारी एक लिमिटेशन होती है, फिर वहां पे आपको थ्योरेटिकली मेमोरी पावर आपको बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन कॉमर्स, इसमें न्यूमेरिकल भी चाहिए लेकिन हाँ एक लिमिटेड, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, और थ्योरेटिकली भी आपको ग्रैब करना होगा लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग किसी भी चीज को अपनाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और इसीलिए कंपेटिवली तीनों स्ट्रीम में कॉमर्स हमारा बहुत आसान होता है, लेकिन बस थोड़ा इसको वक्त देने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आपके 24 आवर्स में से 18 आवर्स आपका जो मर्जी करो, खाओ पियो सो घूमो दोस्तों से मिलो, बिल्कुल सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 आवर आपको अपने स्टडी में देना है। उस 6 आवर में 2 आवर्स तो आपके क्लास के लिए, 1 आवर की क्लास, हाफ आवर की हमारा डाउट सेशन होगा, आधा घंटा मैं मानता हूं घर से आने जाने निकलने में, मैं 2 घंटा यहां पे देता हूं, और 2 आवर्स, या मैं इकट्ठे लिख देता हूं 4 आवर्स, ये बेटा आपके सेल्फ स्टडी के लिए। ये हर हाल में जरूरी है, रेगुलर कंटिन्यूअसली। इस 4 आवर्स की प्लानिंग आप, दैट इज योर स्टडी टाइम, जो घर पे आप बैठ के पढ़ना है आपको, वो स्टडी टाइम आपको देना होगा 4 घंटे का। ये 4 घंटे की आपकी प्लानिंग है। नॉर्मली मैं बेस्ट प्रेफर करता हूं कि इसको 2 भाग में बांट दो, 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स। इट्स योर टाइम मैनेजमेंट कि हम वो 2-2 घंटा कैसे करें। जैसे आपकी क्लास 9:30 से होती है, तो आप अपनी प्लानिंग में मॉर्निंग सेशन में 2 आवर्स का प्लानिंग कर सकते हो, इवनिंग सेशन में आप फिर घर पे 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। कि ये 2 घंटे का 4 घंटे कुछ बच्चा कहता है इकट्ठा पढ़ ले, 1-2 बच्चे का मैंने देखा कि सर थोड़ा सा हमें दुकान पे भी जाना होता है, कुछ बच्चे पार्ट टाइम कुछ काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम आप मान के चलो, अब 12th के बाद अब बहुत जल्दी आप प्रोफेशनल में इन करने वाले हो। जब मैंने सीए की पढ़ाई की थी तो उसमें आर्टिकलशिप होता था। आर्टिकलशिप इसका मतलब है कि सर 10 to 5 का जॉब, ऑफिस जाना है 10 to 5, वो टाइम होता था 5, कभी कभी 6 और 7 हो जाता था, और उसमें मैं जो सीए फाइनल की तैयारी करनी है। सीए इंस्टीट्यूट कोई मर्जी नहीं दिखाती कि बच्चा इतना झेल रहा है, इतना उसका टाइम तो ऑफिस में चला जाता है, वट एवर, नहीं, वो अपने लेवल पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जहां ट्रेनिंग करते हैं, जहां हमारी आर्टिकलशिप चलती है, किसी सीए फर्म के अंडर में होती है, वो भी मेरे पे मर्जी नहीं दिखा रहे थे। ऑफिस आओ तो सबसे बड़ा इंप्लॉय तुम ही है, काम कैसे नहीं करेगा, और ऑफिस से बाहर निकले तो फिर एकेडमिकल प्रेशर की हाँ हमें पढ़ाई करनी है। यू हैव टू मैनेज इट, वो आपको मैनेज करना होगा। तो अभी से सोच लो कि कोई एक्सक्यूज नहीं लेना हमें कि नहीं सर हम तो थोड़ा बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, पापा दुकान पे बिठा देते हैं बेटे। कोई बात नहीं बेटा, वो आपके लिए 18 आवर्स है, वो सब उस 18 आवर्स का पार्ट है। और कोई बच्चा ये कहता है कि सर नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, प्योरली टेलिंग लाई, झूठ बोल रहे हैं आप, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हर हाल में मैनेज हो सकता है। आप सोने जाते हैं 2 घंटा कम सोइए, आप जरूर इसको मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ इतना टाइम आप स्टडी टाइम में दीजिए, जहां वो स्टडी टाइम का मतलब होगा कि मुझे स्टडी टाइम में मैं कोई काम उस बीच नहीं करूंगा। आपके घर वाले भी कहते हैं कि नहीं इस बीच में ये लाओ, एक्सेप्ट मेडिसिन।
अगर मेडिसिन की इमरजेंसी है तो फिर वो सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे। उसके अलावा अगर बोला जाता है गेस्ट आ रहा है, सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वो कुछ कर दो, इधर ले आओ, नो, इट्स माय स्टडी टाइम। सेल्फिश बनना है हमें। और उसके बाद भी अगर मान लो कि नहीं, घर में ऐसा प्रेशर हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, प्लीज आप गार्जियन से मुझे मिलवाइए। मैं फिर कोऑपरेट करूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इनको 4 घंटे हर हाल में स्टडी टाइम मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से हर गार्जियन लगभग कोऑपरेट करने को तैयार होता है। फिर अपने आप को भी थोड़ा सेल्फ कमिटेड होना पड़ेगा। मैंने अभी ये नहीं बोला क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 4 घंटे आपको समय देने हैं। वो स्टडी टाइम होगा। स्टडी टाइम का मतलब कि मैं अपने टेबल, चेयर, बेड, जहां पे भी पढ़ते हो वही बैठना है हमें। दैट इज योर सिटिंग कैपेसिटी। 11th में भी मैंने कुछ इस कदर की बात की थी। विश्वास जानिएगा, बहुत सारे बच्चे हमारे, ऑलमोस्ट 2-4 नए बच्चे दिख रहे, अदरवाइज सब मेरे से 11th किए हुए हैं। अगर उनका 11th में परफॉर्मेंस कुछ गड़बड़ हुआ है, आप अपने आप से पूछो, क्या आपने ये स्टडी टाइम दिया है आपने 4 घंटा? नहीं दिया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो नहीं हुआ होगा। ये देने के बाद आप मेरे पे ब्लेम करो कि सर हमने रेगुलर 4 घंटा दिया, इसके बाद भी कॉमर्स मेरा अपना नहीं हो पाया है, मुझे दिक्कत है सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मेरे से बात कीजिए, हम फिर आपके साथ बैठेंगे 4 घंटा। जो बच्चे का अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है परफॉर्मेंस, वो आप अपने आप से पूछो, ये टाइम आपने नहीं दिया है। तो प्लीज मैं कह रहा हूं कि अब 11th में, इसके बाद भी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट टारगेट दिया था कि कम से कम ये 4 to 5 चैप्टर से इसको प्लीज रिवाइज करके आओ, ताकि हमारी 12th की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। और इट इज योर वेरी फर्स्ट क्लास। आज से थोड़ा अपने आप को कमिटेड करो, क्या मैं ये क्लास रेगुलर नजर आऊंगा। बहुत सारी चीजें प्लानिंग की गई। अब देखो, ऑनलाइन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऑनलाइन मैं सब आपके लिए तैयार किया हूं। क्या अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी दिन क्लास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस दिन आप जहां पे भी हो वो ऑनलाइन ज्वाइन करके क्लास की डिसकंटिन्यूटी मत करो। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्लास भी अगर छूटता है तो इसका असर सिर्फ उस क्लास का नहीं होगा, उसके बाद की भी क्लास में पड़ेगा उसका असर। तो इसीलिए किसी भी हाल में हमारी क्लास की डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लास नहीं छूटना चाहिए। रेगुलर क्लास में आप दिखेंगे। और अगर अनफॉर्चुनेटली क्लास अगर आप किसी कारण से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, गो टू लाइव क्लास, वहीं से लाइव क्लास कर लो, जहां पे भी हो, एकदम मोबाइल में ही वही होगा आपका। इससे क्या होगा, कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। इसके बाद भी हमने, अगर फिर भी नहीं हो पाया तो आपके पास बैकअप क्लास भी अवेलेबल है, लेकिन एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बस आपको रेगुलर क्लास में दिखना है, और क्लास के अलावा 4 आवर्स मेरा स्टडी टाइम होगा घर पे। ये 2 कमिटमेंट बस सिर्फ आप कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज ही कहता हूं कि 12th का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम हॉल में इन करने से पहले आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा। कोई गेस, कोई उस चीज के हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, हर हाल में एग्जाम अच्छा जाएगा, वो तय है। लेकिन हाँ, ये 2 कमिटमेंट होनी चाहिए। तो मैं आपसे कमिटमेंट लेना चाहता हूं, आपसे कंसेंट लेना चाहता हूं। पहला कंसेंट, क्या आप क्लास में रेगुलर नजर आएंगे? आवाज नहीं आई सबकी? वेरी गुड। कमिटमेंट, एग्रीमेंट समझते हैं ना आप लोग? ठीक है। सेकंड, क्या 4 आवर स्टडी टाइम देंगे? वेरी गुड बेटा। ये दोनों चीज देखो, फर्स्ट डे सब पैशनेटिक होते हैं, बिल्कुल सर देंगे, एकदम पूरा जुनून रहता है। सर 4 ही घंटा क्यों, हम तो कम से कम 8 घंटा पढ़ेंगे सर, दिन रात एक कर देंगे। स्टार्ट सबका अच्छा होता है, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचाना है, उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है टिल द एग्जाम डेट। मैं एग्जाम, अगर आप इस चीज को मेंटेन कर लोगे तो एग्जाम डेट पे इससे ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सोचोगे कि एग्जाम है हमको 12 घंटा था। अरे पढ़ने की इच्छा करे करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 4 आवर रेगुलर देते चले जाओ टिल द एग्जाम डेट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज बेटा, जिस आपने जोश से आज कमिटमेंट किया है ये आपके लिए, आप उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेना, हर हाल में उसको मेंटेन कर लीजिए। फिर मैं दावे के साथ कहता हूं कि 12th आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है।
देखिए, ये मैं डेली इसमें टाइम नहीं इन्वॉल्व करूंगा। मैं प्रोफेशनल वे में, आपको भी पता है कि मैं कई इंटरव्यू दिया हूं, लिया हूं, सब कुछ मैंने, मेरे खुद के एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं, मैं भी कहीं एम्प्लॉय था। उन सब में आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री एकेडमिकली, इसके बाद प्रोफेशनल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, एकेडमिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री 12th का होता है। 12th के बाद आपका फिर प्रोफेशनल डिग्री आपसे मांगा जाएगा। कुछ कहते हैं कि सर 10th आयरन गेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 10th को आयरन गेट कहते हैं वो, लेकिन जब किसी इंटरव्यू में जाइएगा, आप प्रोफेशनली जब बात करेंगे, तो जो प्रोफेशनल डिग्री होगा उसके अलावा एकेडमिक रूप से आपसे 12th का डिग्री माना जाएगा। द रीजन बीइंग कि 10th में आपको साइंस भी पढ़ना था, आर्ट्स भी पढ़ना था, हिंदी इंग्लिश जो भी है सब कुछ पढ़े थे आप, उसकी कोई यहां जरूरत नहीं है। आप जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में निश्चित रूप से कॉमर्स से रिलेटेड होगा वो, तो आपका कॉमर्स में एकेडमिकली परफॉर्मेंस क्या है वो 10th नहीं बताएगा आपका, वो 12th बताएगा आपको। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका हिस्ट्री में क्या मार्क्स है, आपका एसएसटी में क्या मार्क्स है, आपके साइंस में क्या मार्क्स है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो ये देखेगा कि इसका अकाउंट्स कैसा था, इसका इकोनॉमिक्स कैसा था, इसका मैनेजमेंट कैसा था। तो एकेडमिकली 12th की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए अच्छे मार्क्स के साथ हमें परफॉर्म करना है, नॉलेज तो गेन करना ही है, पर साथ ही साथ मैंने कहा 12th का डायरेक्ट कनेक्शन एग्जाम से हो जाता है। तो अच्छे मार्क्स के साथ हमें इस 12th को क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आज से ही उसके लिए अलर्ट रहो। कुछ बच्चे होते हैं अभी तो सर शुरुआत है, एग्जाम का तो बहुत लंबा समय बाकी है, लास्ट टाइम में जब एग्जाम आएगा उस समय हम देख लेंगे, कर लेंगे। जो इस प्लानिंग से जाता है उसके बाद कहते हैं ना कि वो ऊपर वाले के भरोसे जाता है, फिर इस थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, लड़ जाए एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। आज से अलर्ट रहना है, उसकी तैयारी आपकी आज से होनी चाहिए। तो इसीलिए ये 2 काम आप कर लीजिए। निश्चित रूप से मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जिस सीट पे आप बैठे थे कभी मैं भी बैठा था, और वहां से लेके यहां तक मैं कई बच्चों को मैंने पास करवा दिया, कई बच्चों को मैंने सीए बना दिया। तो वो एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि सिर्फ इतना टाइम अगर बच्चा दे देता है, निश्चित रूप से उसका 12th क्या कॉमर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। साइंस में हो सकता है, क्या करे सर ये मैथमेटिक्स का कैलकुलस समझ ही नहीं आता। कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो, बस थोड़ा सा आपको सेल्फ कॉन्शियस होने की जरूरत है। फिर आइए अब हम लोग अपने सब्जेक्टिव की ओर बढ़े। जैसा कि एज पर योर रूटीन आज का अकाउंट्स की क्लास होने वाली है आपकी। अकाउंट्स के लिए आपको जो बुक्स लेना है, जो 11th में आपने बुक्स लिया था, सेम वही बुक्स आपको लेना है। लिस्ट पता होगा, मैं ऑलमोस्ट लास्ट मंथ से मैं सबको इस पूरे महीने मैंने अलर्ट किया है कि बुक ले लीजिएगा, ले लीजिएगा, क्योंकि आप डिमांड करेंगे तब मिलेगा। हालांकि मार्केट में अवेलेबल है, उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने बुक ले भी लिया होगा। अकाउंट्स किसका बुक लिया आप लोगों ने? डी के गोयल का अकाउंट्स का बुक। किस किस बच्चे के पास बुक आ गया, हैंड रेज करो। देखिए इतने सारे बच्चे हैं जो बुक ले लिए हैं, वेरी गुड। बाकी सारे क्लास भी अब अगली क्लास में मैं उन बच्चों को खड़ा करवाऊंगा कि जिनके पास बुक नहीं है। तो प्लीज बेटा, वही कहा कि आप देखिए, इसी को बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना, कि ले लेंगे सर, लेना तो है, पैसे तो वैसे भी हैं। अगर कोई स्कीम चल रहा हो कि हाँ बैच शुरू होने के 1 महीना बाद लेंगे तो आधे दाम में मिलेगा बुक, ऐसा तो होना नहीं है। तो प्लीज बेटा फर्स्ट डे से आपको अलर्ट रहना है। तो प्लीज बाकी जो भी बच्चे हैं, मैंने कहा था कि शुरू से बुक की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुक को हर हाल में आज ही जाइए बुक ले लीजिएगा। ठीक। बीएसटी बताइए किसकी बुक चलती है? वेरी गुड, आर के सिंगला। और इकोनॉमिक्स ये ओरी एंड जैन की आपकी बुक होती है, 2 वॉल्यूम होगा। कुछ बुक का मैंने यहाँ पे जो बुक इस बार का है वो मेरे पास आ चुका है, वो बुक आप देख सकते हैं। सब 2026 एग्जाम के लिए है, वो वाली बुक लेना, पुराना एडिशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे हैं जो ईपीएस कर रहे हैं, तो ईपीएस के लिए डॉक्टर एस के सिंह का आपको बुक ले लेना है।
तो सभी बच्चे जरूर आज बुक के लिए बुक जरूर ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास, आज तो चलो ठीक है हम पढ़ाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे बुक की जरूरत ना हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से बुक हर हाल में चाहिए होगा आपको, तो सभी बच्चे आज ही जाके बुक ले लेंगे। ठीक, अब आइए हम अपने सब्जेक्टिव डिस्कशन में इन करते हैं, बात शुरू करते हैं अपने अकाउंट्स की। 11th में जब हम शुरू किए थे अकाउंट्स, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट्स की बात किए थे कि अकाउंट्स का मतलब क्या। तो बड़ा सिंपल लाइन में अगर बेसिक का याद हो आप लोगों का, तो एक लाइन में मैंने बताया था कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, वही तो अकाउंट्स है। हाँ जी, अकाउंटिंग क्या है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ एनी बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। हाँ जी, मोटे मोटे तौर पे मतलब तो यही है। तो वो जो बिजनेस वर्ड है, आज थोड़ा हम उस पर भी बात करने वाले हैं कि अकाउंट का मतलब ही है कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। अब ये जो हम बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली हम बिजनेस करने जाते हैं, तो हम बिजनेस कौन सा करें वो तो अलग बात है, किस तरह से करें, दैट इज मोड ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का मोड क्या होगा। तो मोड भी हमें तय करना पड़ता है। मोटे मोटे तौर पे हम बात करें कि मोड ऑफ बिजनेस, प्रैक्टिकली मोटे मोटे तौर पे 3 मोड दिखते हैं हमें। सबको रजिस्टर, सबने नया रजिस्टर ले लिया है ना, तो रजिस्टर खोलो, इसको नोट भी करते चलिए। हर सब्जेक्ट का सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। 11 से ही आप मैं हमेशा अलर्ट करता हूं कि ये रजिस्टर आपका ऐसा बनेगा कि आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरेटिकली, क्योंकि 70% तो थ्योरी बेस पे ही होता है क्वेश्चन। तो इसीलिए सब सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे। रफ फेयर करते हुए तो अकाउंट्स में केवल अकाउंट्स दिखना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करता है, सर फेयर कॉपी बना लेते हैं, अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स सब अलग अलग, एक भानुमति का पिटारा चलता है रफ, और सब उसी में भरा जाता है, और पता चलता है कि धीरे धीरे रफ और फेयर की बड़ी गैपिंग हो जाती है। तो मैं प्रेफर करता हूं बच्चों को कि रफ फेयर मत करो, अकाउंट्स में अकाउंट्स बीएसटी सबका कॉपी अलग रखो, उसी में बनाओ, उसी में एक ही कॉपी मेंटेन करो। और अगर आप रफ फेयर तभी आपको लगता है कि नहीं जरूरत है हमें कॉपी अच्छा दिखे हमारा, तो रफ कॉपी भी अकाउंट्स का अलग होना चाहिए। अकाउंट्स में केवल अकाउंट्स, बीएसटी में केवल बीएसटी, और इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक्स। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस के मोड की, कि जो हम बिजनेस करने आते हैं तो बिजनेस हमारा कैसा होगा, मोड क्या होगा। तो मोटे मोटे तौर पे हम 3 मोड की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोप्राइटरशिप। ये वो बिजनेस कि भाई अपने बिजनेस का मैं अकेला मालिक हूं, सिर्फ मैं अब डिसीजन लेता हूं, मालिक एक, ऑनर एक। हाँ, स्टाफ एम्प्लॉयज रखते हैं, वो जितने मर्जी रख लो, लेकिन डिसीजन मेकिंग बॉडीज अकेला मालिक, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो झेलने वाला सिंगल पर्सन होता है। अगर वैसा वह है बिजनेस है, तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मोस्ट ऑफ द बिजनेस हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही होता है, भाई हम अपनी दुकान खोलते हैं, अपना दुकान के मालिक हैं, मोस्टली प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरशिप की बहुत सारी बिजनेस की लिमिटेशंस है। जैसे किसी बिजनेस को करने के लिए हमें 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास उतना सफिशिएंट फंड नहीं है, तो हम किसी फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, जिसको भी हो, हम अप्रोच करते हैं कि आओ हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। 25 लाख रुपए हम लगाते हैं, 25 लाख रुपए तुम लगाओ, दोनों मिलकर इस बिजनेस को करेंगे, और इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपस में बांट लिया जाएगा। हाँ जी, ऐसा होता है ना। तो अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि मोर देन 1% मिलकर किसी बिजनेस को कैरी करता है, तो इसका मतलब वो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप नहीं रहा, अब वो बिजनेस क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा। दैट इज अदर मोड ऑफ बिजनेस। लिखें,
पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस कहता है कि मोर देन वन ऑनर इसमें आएंगे, मालिक एक से ज्यादा, मिनिमम 2, 3, 4, 5, 10 जितने मर्जी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 50। आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम 50। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि 500 लोगों को ऐड करें, 1000 लोगों को मिलकर बिजनेस करें। तो जब अगर आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं तो फिर बिजनेस का मोड बदलना होगा। फिर एक और मोड दिया गया है, द मोड इज कंपनी, दैट इज नेक्स्ट मोड, कंपनी। तो हम जिस बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, यानी उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस बिजनेस के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो अलग अलग तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे हमने कहा कि इसके लिए 3 मोड, द फर्स्ट वन इज प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज कंपनी। अब इनकी अकाउंटिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा आपका। तो अभी तक 11th लेवल पे आपने जो भी डिस्कशन किया, आपने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब बनाया, उन सब में जो बिजनेस लिया गया था वो बिजनेस था प्रोप्राइटरशिप। केवल और केवल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात की गई थी। कोई अकेला व्यक्ति अपना दुकान खोल रहा था और उसके ट्रांजैक्शन हो रहे थे, उससे हम जर्नल तैयार कर रहे थे, लेजर तैयार कर रहे थे, फाइनल अकाउंट तक पहुंच रहे थे। व्हाट इट मींस कि इसका मतलब ये प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है क्लास 11th में कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। पर क्लास 12th में जो हम लोगों का सिलेबस कवर करता है वो ये सिखाएगा कि यदि हमारा बिजनेस पार्टनरशिप हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, यदि हमारा बिजनेस कंपनी हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। ये दोनों हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th में। इनके अकाउंटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं कवरेज की बात कर रहा हूं कि 12th के अकाउंट्स में हम लोगों को कवर क्या करना है। तो कवर तो हमारा वही अकाउंटिंग करना, वही जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट, वही सब कुछ होगा, लेकिन फोकस होगा हमारा मोड ऑफ बिजनेस पे कि पार्टनरशिप बिजनेस की हमारी अकाउंटिंग कैसे हो, कंपनी की अकाउंटिंग कैसे हो। हम उस अकाउंटिंग की बात करने वाले हैं। और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझिएगा कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग जानते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके प्रैक्टिकली देखिएगा कि जिनको अकाउंटिंग की जरूरत है, अगर वो अपनी अकाउंटिंग करने का फीस, मान लो मैं प्रैक्टिकली जाएगा तो कुछ और, मैं ओवरऑल करके वो आपको कह रहा है कि हाँ 20,000 रुपया महीने का देंगे, तो अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस अगर है तो वो बोलेगा 30,000 रुपया देंगे। अगर कंपनी का है तो फिर 50,000। फिर कह रहा है नहीं सर, हम प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग देख रहे हो 30,000 दे रहा है, तो अगर वो 30 दे रहा है तो यहां 50 हो जाएगा, यहां लाख में पहुंच जाएगा। यानी कि आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है तो फीस बढ़ती है। मैं एक बैलेंस शीट फाइनल करता हूं अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का तो 2,000 रुपया लेता हूं, लेकिन वही अगर पार्टनरशिप फर्म का है तो 5,000 रुपया लूंगा। कंपनी का है 20,000 रुपया लेता हूं एक से बैलेंस शीट फाइनल करने का। यानी कर क्या रहा हूं, मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूं। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट का, आप मान के चलना कि हाँ मैं इससे कम से कम 3-4 हजार रुपए कमा लूंगा। ये प्रोफेशनल सोचो, देखो फिर कैसे नहीं सीखते हो। प्रोप्राइटरशिप का एक फाइनल अकाउंट बनाना विथ एडजस्टमेंट 2,000 रुपया फीस है, आपको सबको मिलेगा वो, लेकिन वो काबिलियत होनी चाहिए, वो फाइनल करने का आपका होना चाहिए, और कुछ नहीं। हमारे फर्म में जरूरत होती है एम्प्लॉय की। तो आप अभी क्या हो, दिक्कत प्रॉब्लम है कि एकेडमिकली हम सोचते हैं क्वेश्चन बनाना, हाय राम, वो क्वेश्चन नहीं है, वो समझो किसी क्लाइंट का डेटा है, और आपका मेन काम ही होता है हमको फाइनल अकाउंट तक पहुंचाना उस डेटा को। अगर आप उतना सीख गए, दिक्कत क्या होता है कि अभी ध्यान नहीं देगा, और जब बच्चा आएगा कि सर बीकॉम कर लिए हैं, अगर सर अकाउंटिंग का जॉब होगा, ठीक है आइए, तो सब पढ़े थे ना वो नहीं ध्यान में है।
अब सर सिखाइए सर, अब हम सीख जाएंगे। विश्वास जानिए, उसके बाद मैं डेबिट क्रेडिट समझाऊंगा। हाँ ठीक है सर, अब एकदम समझ में आया, टेली नौकरी का सवाल है। वही चीज अगर 11 में सीख लीजिएगा तो बताइए डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। और बताइए कोई वेल नोन है और आप कहेगा अभी हम सीखने जाएंगे, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, बताइए किसको लेंगे? जो वेल नोन है उसको ले लिया जाएगा। तो प्रोफेशनलिस्ट आज ही से आपने सोचना है कि हाँ ये चीज अगर हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीख गए, बहुत मार्केट में अगर देखा जाए ये छोटे बड़े जो अकाउंटेंट देखते हैं आप लोग घूमते हैं, वो सब प्रोप्राइटरशिप तक ही लिमिटेड है। जैसे ही फर्म वगैरह की बात होती है, कंपनी का तो कोई हाथ ही नहीं लगाता। फर्म वगैरह की बात होती है, नहीं हमसे ना किसी सीए के पास चल जाइए, कंपनी तो सीधे हाथ खड़ा कर देता है। तो अगर आप पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग सीख गए, आपके मार्केट में जॉब रखी हुई है। वैसे सोचिएगा आप लोग। तो हम लोग का 12th में डिस्कशन ही होगा कि एक पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करें और एक कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करें। पूरा सिलेबस इन्हीं दोनों पे है। सर सिर्फ 2 चैप्टर है क्या? कहने को वो 2 चैप्टर, पूरा 2 वॉल्यूम, आपका 3 वॉल्यूम में पूरी बुक बनी हुई है। और तीनों वॉल्यूम में बात इतनी ही होने वाली है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और कंपनी की अकाउंटिंग। और कमाल की बात यह है कि वो ये एज्यूम करके चल रहा है आपका 12th कि आपको जर्नल आ रहा है, आपको लेजर आ रहा है, आपको ट्रायल बैलेंस आ रहा है, आपको फाइनल अकाउंट आ रहा है। जितना आपने 11 में पढ़ा है उतना आ रहा है। उसके बाद 3 वॉल्यूम बुक लग गए हैं इसमें। तो सोचिए अगर जर्नल लेजर से शुरू की जाए कहानी तो पता चलेगा कि ग्रंथ बनेगा फिर तो इसीलिए हमारा फोकस में बेसिक तैयारी की जो जरूरत है वही हमने बार बार कहा था कि थोड़ा जर्नल लेजर और प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ के आइएगा। उससे एडिशनली हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो कहानी शुरू करेंगे वह कहानी होगी हमारी पार्टनरशिप की। अभी जो आपके पास जो आपने वॉल्यूम खरीदा होगा, फर्स्ट वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम पार्टनरशिप पे। उसमें कई चैप्टर्स आप देखेंगे। मेरा मानना है पार्टनरशिप का तो एक चैप्टर, लेकिन जैसे मूवी थी ना बाहुबली, बाहुबली इसलिए मुझे याद रहता है कि उसका 2 पार्ट बना था, बाहुबली 1 और बाहुबली 2। अच्छी लगी थी मूवी। वैसे कम देखता हूं लेकिन हाँ 2-4 मूवी ऐसे दिमाग में चिपक जाता है कि अब बाहुबली 1 और 2 सिक्वल बना था, लेकिन उसमें मुझे खास बात ये लगी कि बना तो 2 पार्ट में है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसकी स्क्रिप्ट एक ही साथ लिख दी गई है। ये इतनी बड़ी मूवी हो रही थी कि इसको एक में नहीं कवर किया जा सकता है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में किया गया। क्योंकि बाकी का जैसे गोलमाल का 3-4 बन गया था, तो गोलमाल 1 बना, लोगों को अच्छा लगा तो चलो 2 बना देते हैं, और वो भी ठीक ठाक चल गया तो चलो 3 बना देते हैं। तो इस तरह का अगर आपका सिक्वल बनता है तो नहीं एक के परफॉर्मेंस के बेस पे दूसरा बनता है। लेकिन बाहुबली में ऐसी बात थी कि 1 हम अपने आप में इनकम्प्लीट था ही, वो कंप्लीट ही तब होगा जब 2 देखा जाए। कौन था वो? कटप्पा था ना? हाँ हाँ, तो बाहुबली को किसने मारा ये पता तो 2 में पता चलेगा। लेकिन बताइए 1 में ही पता था कि मारा गया है बाहुबली किसी के द्वारा, और वो 2 में पता चलेगा। इट मींस कि वाइड था एरिया तो 2 पार्ट में तैयार कर दिया गया। ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप अपने आप में एक बड़ा चैप्टर हो गया। तो एक बड़ा चैप्टर हो गया तो एक साथ बड़ा चैप्टर को कवर करने में दिक्कत होती है, तो उसको कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं कि उसी में हम देखेंगे पार्टनर्स का कुछ फंडामेंटल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, रिजोल्यूशन है, वगैरह वगैरह, ये सारे चैप्टर। और ये जो पहला वॉल्यूम है पूरा पार्टनरशिप पे ही है। पहला आपका पार्टनरशिप खत्म, वॉल्यूम 1 खत्म। तो उसी में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको दिखेगा वो दिखेगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक फ्रेश पेज पे हेडिंग डालेंगे आप लोग, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। सभी बच्चे हेडिंग डालिए, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्म जोड़ लीजिएगा। फंडामेंटल्स,
अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल, इसको शॉर्टली हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं या बेसिक फंडामेंटल्स कहते हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स भी कहते हैं इसको। तो हम लोग पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा तो एक मन में क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि सर ये पार्टनरशिप का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले दो लाइन लिखेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग का जो डिस्कशन चलता है वो कॉन्सेप्चुअली प्लस एग्जाम्स को कवर कंसीडर करते हुए, वो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग का डिस्कशन होगा। तो आपको ही पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होते हैं एग्जाम के, मेजोरिटी यानी क्या है ना, न्यूमेरिकल से ज्यादा आपका थ्योरी हो जाता है कई बार। तो इसीलिए हम लोग के डिस्कशन में थ्योरी, न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिक्स चलता रहेगा। तो जितनी बात काम, मैंने इसीलिए कहा कि आपका नोटबुक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, कि जितनी बात हम समझाएं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं एग्जाम्स ओरिएंटेड आपकी थ्योरी को भी कवर करते चलता हूं। यानी आपके पास लास्ट टाइम में बुक तो बहुत मोटी होती है, आपका रजिस्टर ऐसा बन जाएगा कि बस इस रजिस्टर को अच्छे से पढ़ते रहिए, 99% सारा कवर हो जाएगा। 1% का मैं मार्जिन रखता हूं कि जो थोड़ा कुछ चीजें मैं कंसाइज करता हूं, नहीं तो कई बार वो 99 में सेफ मार्जिन करेगा तो 100% पूरा आपके नोटबुक से कवर होगा। इसीलिए नोटबुक पे मैं कहता हूं ध्यान, क्योंकि इंसान का मेमोरी का लिमिटेशन है, 2 महीने बाद आप बहुत चीज भूल जाइएगा। तो आपका ये रजिस्टर ही काम आएगा, जबकि बुक की खोलिएगा तो बहुत सा चीज रहेगा, देख के घबराइएगा क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए सिंप्लीफाई वे में एग्जाम्स की कवरेज को देखते हुए, कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपका ये रजिस्टर तैयार होने वाला है। तो शुरू से आप रजिस्टर पे ध्यान रखेंगे, एक ही रजिस्टर मेंटेन करें, जितनी बातें आपको पढ़ाई जाए, समझाई जाए, लिखवाई जाए, उसको कवर करते चलिएगा, तो आपका थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कवर हो जाएगा आपका। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हाँ, आज कोई कॉपी में लिख लिए, कल कोई कॉपी में लिख लिए, रफ कॉपी में लिख रहे हैं, सब मिक्स कर रहा है, इधर चल रहा है उधर चल रहा है। जब आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने बैठते हो तो आपके पास कलेक्शन ही नहीं रहता। अब कहाँ देखे, उसमें कुछ लिखा था, उसमें कुछ लिखा था, तो लास्ट में क्या करते हो, किताब उठाते हो, उसी को पलटते हैं, इलस्ट्रेशन वगैरह देखे, काम खत्म। नो, तो इसीलिए कहा शुरू से, पहले दिन से इतना काम तो कोई बच्चा कर सकता है, उसमें कोई बहुत दिमाग तेज होने की जरूरत नहीं है। तो इसी को मैं कहता हूं कि थोड़ा डिसिप्लिन वे में चलिए, वो आपको फायदा करेगा। तो सभी बच्चे अपना, मैं तो अब कभी, आज तो मैं फर्स्ट डे है, नहीं तो मैं रजिस्टर पता है कभी भी चेक कर सकता हूं, उस रजिस्टर में मुझे कुछ और नहीं दिखना चाहिए, अकाउंट का रजिस्टर में सिर्फ अकाउंट दिखना चाहिए, नया रजिस्टर लेना। कुछ क्या होता है सर, 11th का कुछ पन्ना बचा हुआ था, मतलब सारी कंजूसी पढ़ाई में ही दिखती है। एक ड्रेस भैया का, अगर छोटा भाई, भैया का ड्रेस हम कैसे पहनेंगे, नया चाहिए, और एक ड्रेस की कीमत में तो सब कुछ हो सकता है आपका। तो इसीलिए यहां बचत ना करें, सब बच्चे नए रजिस्टर लेंगे, नया रजिस्टर में 12th की वो 11 में बचा होगा उसको बचे रहने देना आप लोग। कई बच्चा तो हम देखते हैं छोटा छोटा कॉपी 11th में खास कर रखेगा, क्या सर ना स्कूल वाला कॉपी दिया था ना तो बच गया था, तो क्या करे सर, तो इसी में पढ़े है यार। ठीक है, यहाँ पे उन चीजों को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है प्लीज। तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या। तो अभी जैसे हमने बताया कि जब एक व्यक्ति 1 पर्सन अपने बिजनेस को कैरी करता है तो वो प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन अगर मोर देन 1 पर्सन बिजनेस को कैरी करे तो फिर वो पार्टनरशिप होगा। तो पार्टनरशिप का मतलब ही है कि मोर देन 1 पर्सन बिजनेस को कैरी करेंगे। अब मोर देन 1 पर्सन कैरी करेंगे तो बताइए, पहले तो आपस में पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले तय करते हैं, जिसको रिटर्न लिखते हैं, उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति के एग्रीमेंट के तहत इन करेगा जो सक्सेसफुली बिजनेस को चलाने का काम करेगा, और इंपॉर्टेंट बात कि उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको शेयर करेगा। क्योंकि दो व्यक्ति, हाँ तुम बिजनेस करो, हम तुम्हारा हम मंथली बेसिस पे काम कर देंगे, तो वो सैलराइड पर्सन हुआ, तो सिंगल व्यक्ति हो गया। तो 2 लाइन लिखेंगे आप लोग, when 2 or
more person enter into एग्रीमेंट. इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्रीमेंट, यानी आपस में एक रिटेन बेसिस पे, ओरल भी चलता है कि हाँ एक हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. 4, setting up business and setting up a business and share the profit or losses is called पार्टनरशिप. अब 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, राइट शॉर्ट नोट और पार्टनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. तो 2 लाइन में लिख लीजिए कि व्हेन 2 or more person enter into an agreement for setting up a business and share the profit and loss is called partnership. तो बिजनेस को चलाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति, 2 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर चलाते हैं और उसके प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं, तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा. अब क्वेश्चन जब भी फ्रेम होता है तो मीनिंग और साथ में उसका फीचर्स भी पूछा जाएगा. तो इसी मीनिंग के बेस पे बहुत सारे फीचर्स तो इसी से क्लियर हो गया कि बताइए पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना जरूरी है, 2 व्यक्ति. उनका आपस में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा. वो आपस में प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे. ये सब बताइए, ये सब क्या होगा, उसका फीचर्स हो गया. तो 2 लाइन लिखिए उस पे भी. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का फीचर्स, सबसे पहला 2 or more person. कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 2, और साथ में ये भी लिख लीजिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम, लेकिन इसमें हो सकता है 50. 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो 50. नंबर 2, बताइए आपस में इनका क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. तो लिखिए एग्रीमेंट. एग्रीमेंट पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि भाई 2 पार्टनर हैं. सिंपल सी बात समझिए कि जब तक आप अकेला मालिक हो, चाहे कितनी भी समस्याएं झेलनी पड़े, कोई तकलीफ नहीं होता उसको, ठीक है ये हमारा बिजनेस का पार्ट है. लेकिन मोर देन 1 पर्सन जब मिलकर बिजनेस करेंगे, तो मोर देन 1 होने के बाद ही डिस्प्यूट का अगर देखें होना बड़ा. कभी जैसे मैं दिल्ली गया सीए करने के लिए, तो सबसे पहले लॉजिंग का कि भाई रहना कैसे है, तो जो ऑप्शंस था या तो कोई हॉस्टल ज्वाइन कर लीजिए या फ्लैट सिस्टम होता था कि एक फ्लैट हायर कर लो, 2-4 फ्रेंड साथ में रह लो, या अकेला रूम लो. अकेला रूम लेना बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो हमने 4 फ्रेंड मिलकर 2 रूम सेट का एक फ्लैट लिया था कि 2-2 दोस्त हम लोग एक कमरे में रह लेंगे. कमाल की बात है कि वो 4 घनिष्ठ मित्र जब एक साथ रहना शुरू करेंगे, पता नहीं कैसे धीरे धीरे वो आपस में कैसे दुश्मन बनते चले जाते हैं. डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट. हमने प्रैक्टिकली देखा है. पता चलता था
कि सबसे बड़ी समस्या तो किचन की होती थी। अब किसी को सुबह क्लास जाना है तो उठ के ब्रेकफास्ट तैयार करना है, किसी को नहीं जाना है, वो 9 बजे तक सोया रहेगा। अब वो बेचारा बताओ, मेरा अकेला पद, किसी का फिक्र है कि उठ के आए साथ दे? कोई रात को बना रहा, पता है तुम्हारा क्लास 8 बजे खत्म हो जाता है, 10 बजे आते हो घर पे, कहाँ रहते हो? बना बनाया मिलता है, खाते हो। कोई ये बोलेगा 4 दिन से सब्जी मैं ही अकेले ला रहा हूं, किसी को चिंता है इस बात की? मतलब वैरायटी वैरायटी का दिक्कत। दूसरी बात गेस्टिंग का, जैसे दिल्ली या मेट्रो सिटी में बहुत लोग मिलने आएंगे, हालांकि मिलने नहीं आते हैं, वो अपने काम से आते हैं और उनको स्टे करने के लिए जगह चाहिए होता है, खैर वो अलग बात है। अब मान लीजिए हमारे रिलेटिव हैं, अच्छा लगता है, कोई मिलने आता है, आइए रखिए, 1 दिन ही 2 दिन रुक जाइए, अच्छा लगता है। अगर दोस्त का कोई रिलेटिव आया, मतलब एग्जाम टाइम चल रहा है, रहने में दिक्कत है, 2-2 का तो है ही, बताओ कैसे पढ़ाई होगी? ये कोई तरीका है? अपना है तो ठीक, दोस्त का है तो बड़ी मुश्किल है। ऐसी ऐसी समस्याएं खूब होती है। कई बार तो फूडिंग में, जैसे हमारा 2 दोस्त ऐसा भी था कि एक दोस्त हट्टा कट्टा था, यूं समझ लो कि खाने के लिए जी रहा था वो, और एक बेचारा दुबला पतला। अब होता क्या था कि किचन का जो हम लोग का सिस्टम था कि भाई एक जगह खर्चे लिखे जाते थे और मंथ के एंड में जो भी होगा, जितना खर्चा हुआ, जो भी किया सबका लिखा होगा, लास्ट में शेयर हो जाता था कि 4 दोस्त है, 4 भाग में बढ़ जाता था। अब रात को मान लीजिए हम लोग डिनर करने खाने बैठते थे, तो झट्टा घट्टा 8-10 रोटियां तो आराम से खा जाता था, डाइट था उसका। और जो बेचारा दुबला पतला, हम लोग का इंटरटेनिंग जोन भी ये होता था, देखते थे। अब वो बेचारा बोल कैसे सकता है इतना रोटी क्यों खा रहा है? इसकी भूख है भाई, वो तो खाएगा। ये बेचारा मुश्किल से 1-2 रोटी खा पाता था, लेकिन दिमाग में कॉमर्स का बच्चा है, यार शेयर तो बराबर करना पड़ेगा। अब उसको तो रोक नहीं सकते हैं, खुद ही अपना डाइट बढ़ाने में लगा हुआ है, किसी ढंग से खाया जाए। पता चलता था कि 2 का डाइट है और जबरदस्ती 5-6 रोटी करता था, उसका दवाई का अलग खर्चा हो जाता था उसका। मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं आती। अब वो बच्चा कहता हाँ सब्जी हम देख लेंगे, अब पता चलता था कि हफ्ता में 5 दिन पनीर ला रहा है, शायद एकदम मसाला अच्छा हो जाएगा, सीए बने ना बने, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब दूसरा बेचारा कहता था कि भाई डेली रिच डाइट कैसे खाया जाए, सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा, एक्सपेंसिव भी होता था भाई, पैसे का भी हमें देखना होता था कि सही जगह खर्च हो। तो हम लोग चाहते थे कि ग्रीन वेजिटेबल हो, वीकली 1 दिन अगर कुछ अच्छा बनाना है तो बना लो। हाँ मैं लाता हूं, बनाता हूं, खिलाता हूं सबको, और उसके मुझे ही बोलते हो यार, ठीक है तू मत बना यार, लेकिन डेली ग्रीन वेजिटेबल, डेली आपका रिच पनीर थोड़ी खाना है हमें। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती थी। पता चलता था कि वो 4 दोस्त आपस में इतने सारे डिस्प्यूट हो जाते थे। तो फिर बना कि इस डिस्प्यूट को कैसे क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि सबको अलग अलग हो जाना चाहिए? नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन। तो वहीं पे कहते थे ठीक है, हम लोग एक सिस्टम डेवलप करेंगे, रूल्स बनाएंगे कुछ। तो हम लोग रिटेन बेसिस पे, मैं प्रैक्टिकली अपनी बात बता रहा हूं कि हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए थे। जैसे सबसे पहले रूल्स कि सुबह का ब्रेकफास्ट कौन तैयार करेगा, रात का डिनर कौन का तैयार करेगा, सब्जियां अल्टरनेट डेज भाई की 2 दिन तुम लाओ 2 दिन तुम लाओ, ऐसे करके लाना है। गेस्टिंग के लिए स्ट्रिक्टली था कि जिसके भी रिलेटिव मिलने आए कोई दिक्कत नहीं है, नाइट होल्ड नॉट अलाउड, एकदम रूल था हम लोगों का। तो चाहे कितने भी क्लोज आपके पापा क्यों नहीं आ जाए, रूल्स है कि जितने दिन मैंने ये किया, पापा हमसे मिलने नहीं गए थे, जितने आपके जो आए रिलेटिव मिले खूब अच्छी बात है, लेकिन नाइट होल्ड नहीं चलेगा। अब रूल है तो बताइए किसी को तकलीफ नहीं होगी। किचन का भाई 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 4 डेज ग्रीन वेजिटेबल बनेगा, 1 दिन हमारा पनीर का, मतलब जिस जिस चीजों से हमें लगा कि डिस्प्यूट हो रहा है, उन चीजों के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, रूल्स बना दिए। अब रूल्स बना दिया तो बताइए वो रूल्स कहीं ना कहीं हमारे डिस्प्यूट को मिनिमाइज करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि खत्म ही कर देगा, पर कम से कम तो कर देगा ना, जिससे कि क्या होगा कि वो फिर हम लोग साथ में ठीक से रहने लगे। ठीक यही हाल पार्टनरशिप में भी होता है कि मोर देन वन ऑनर है यहां पे। अब मोर देन वन ऑनर है तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और वही एक्सपेक्टेशन आपके डिस्प्यूट का जड़ होता है। अब दुकान पे पता चल रहा है सुबह से शाम मैं बैठा हुआ, वो आ ही नहीं रहा है, 2 घंटा आ रहा है फिर चला जा रहा है। अब एक बेचारा कह रहा है कि भाई परचेज का ऑर्डर केवल मैं लिए जा रहा हूं, ये खाली दुकान पे बैठा रहता है।
मतलब एक दुकान पे बैठा है उसलिए परेशान है कि वो दुकान पे बैठ नहीं रहा है। वो अगर हम मार्केट में हम विजिट कर रहे हैं, सारा ऑर्डर वगैरह सब हम ले रहे हैं, और वो दिन भर दुकान पे बैठा रह रहा है, आपस में लड़ रहा है, उसको उधार दे दिया, दिया क्यों, वो तो मेरा दुश्मन है। बोला कि भाई पार्टी अच्छी, हमने उधार दे दिया। बताइए, इस तरह के कई आपस में डिस्प्यूट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो वो डिस्प्यूट ना हो तो उसी के लिए रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार किए जाते हैं, और वही टर्म्स एंड कंडीशन बताइए क्या होता है, एग्रीमेंट। तो इसीलिए जब पार्टनरशिप होता है, प्रोप्राइटरशिप में बताइए ऐसे एग्रीमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो अकेला मालिक है, सेल्फ डिसीजन लेता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मोर देन 1% जैसे ही मिले तो वहां पे एग्रीमेंट की जरूरत होती है। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होता है एग्रीमेंट। आगे बढ़िए, देखिए पार्टनरशिप बिजनेस जो है बिजनेस के लिए होता है। तो मोर देन 1% जो आप मीनिंग में भी देखेंगे, मोर देन 1% एग्रीमेंट में इंटर किए, किस बात के लिए? सेटिंग ऑफ अ बिजनेस। तो आपका अगर पार्टनरशिप फर्म है तो निश्चित रूप से उसमें लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए हम 4 लोग जुड़ गए हैं, ठीक है, एसोसिएशन बनते हैं वैसे, बट इट इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा, बिजनेस का होना जरूरी है। हाँ, बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल लीगल बिजनेस होना चाहिए। अब पता चले बिहार में डिस्टिलरी बिजनेस समझते हो, शराब का, हाँ जी, अच्छा नहीं समझते तो अच्छी बात है। अब शराब के बिजनेस के लिए क्या हम लोग वाइन शॉप खोलेंगे, उसके लिए चलो पार्टनरशिप करते हैं। भाई पता है बिहार में डिसअलाउड है, बंद है, प्रोहिबिटेड है। तो वो बताइए, बिजनेस होगा लेकिन वो लॉफुल नहीं होगा। आओ चलो सोने की स्मगलिंग की जाए। अब बिजनेस होगा, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, बट इट इज नॉट लॉफुल। तो कहता है कि नहीं, पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नंबर 4 आपके मीनिंग से ही अभी हम ले रहे हैं, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, उनके एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और उसके बाद हमने बताया प्रॉफिट लॉस को आपस में शेयर कीजिए। तो शेयर द प्रॉफिट या लॉस। लॉस नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, लिख दिए हैं वैसे। ये 4 फीचर्स को अगर देखिए तो मैं मीनिंग से ही उठाया हूं। तो आप अगर इसी को बोलते हैं कि थोड़ा अप्रोच अगर आप कॉन्सेप्चुअली कीजिएगा तो पढ़िएगा केवल मीनिंग, और मीनिंग के साथ साथ आप 4 फीचर भी लिख के आ जाइएगा। तो मीनिंग और फीचर पूछा तो माय गॉड, हम केवल डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग से काम कीजिएगा तो उसी मीनिंग से ये 4 फीचर निकाल सकते हैं। यही सब धीरे धीरे आप जब हम प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो इस अप्रोच को डेवलप करवाएंगे। मैं चाहता हूं अभी से करें आपका, कि आप कम पढ़िए और उसमें से क्या क्या चीज निकल सकता है वो सब निकालना सीखिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हम इस डेफिनेशन, इस हेडिंग के तहत ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, तो भाई एक चीज पढ़े उससे 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी हम मीनिंग पढ़े और उस मीनिंग से ही बताइए, मैंने ये 4 फीचर निकाल दिया। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम देम कुछ और बातें भी होती है। जैसे आइए नेक्स्ट कुछ टेक्निकल बात और हम करें। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं, हर पार्टनर एक दूसरे का, इंक्लूडिंग फर्म का, प्रिंसिपल भी होता है एज वेल एज एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल एजेंट समझते हैं क्या होता है? कि एजेंट का मतलब होता है कि वो एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, और उसके एक्ट के लिए वो अदर पर्सन लाइबल हो जाएगा। तो जिसने एक्ट किया वो एजेंट, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन पे जा रही है वो उसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। जैसे बड़ा सिंपल अगर समझिए कि आप केएसपी क्लासेस में पढ़ाई करने आते हैं, आपने मान लीजिए 11th में एडमिशन लिया, अब तो 12th में लेना एडमिशन, तो आपको सबसे पहले कौन मिला? तो आप रिसेप्शन पे मिंटू जी मिले होंगे, ठीक, मैं मिल गया वो अलग बात है, लेकिन इट्स नॉट माई ड्यूटी। मिंटू जी वहां मिले होंगे, वो बताए होंगे कि हाँ ऐसे ऐसे है, ये फीस स्ट्रक्चर्स है, ये क्लास का शेड्यूल है वगैरह, जो भी आपने कहा ओके एडमिशन, तो वो फॉर्म भरवाए होंगे और आपने पेमेंट किया होगा, एडमिशन हुआ। तो आपका एडमिशन किसने लिया? मिंटू जी ने लिया। उन्होंने सारे डिटेल्स बताए, और क्लासेस किसको करवानी है? मुझे करवानी है। तो मिंटू जी ने आपका एडमिशन लिया,
एक्ट मिंटू जी कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ रही है? मेरे ऊपर। तो कहीं ना कहीं मेरे बिहाफ में एक्ट कर रहा है मिंटू जी, वहां एक्ट वो कर रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे और उसके बीच प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। जो एक्ट कर रहा है वो मेरा एजेंट, और जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका क्या हुआ? प्रिंसिपल। अब मैं बताइए ऐसा कह सकता हूं क्या? मैंने थोड़ी बोला था पढ़ाऊंगा आपको, मिंटू जी बोला था जाओ उससे पढ़ो यार, मेरे मैं आई एम नॉट लाइबल, ऐसा नहीं कह सकता मैं। तो कहीं ना कहीं यहां प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। ठीक उसी तरह कहता है कि पार्टनरशिप फर्म में भी जो पार्टनर्स होते हैं, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है एज वेल एज एजेंट भी है। प्रिंसिपल है एज वेल एज एजेंट भी है। जैसे देखिए कि मान लीजिए एक फर्म है एबीसीएन कंपनी, इसके ये फर्म हो गया, इसके पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर हो गए ए बी सी। अब ये इसको दिया गया ये परचेज अथॉरिटी है कि भाई तुम बिजनेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या जो हमारा ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका जो हमें मटेरियल चाहिए, गुड्स चाहिए, वो तुम परचेज करो, तुम्हारी ड्यूटी। बी वो फाइनेंस संभाल रहा है कि भाई लोन वोन लेना है बिजनेस के लिए तो तुम बैंक में जाओ, उसका लोन फाइनेंस की जो जरूरत है वो अरेंज कीजिए। सी उसको बोला तुम दुकान पे बैठो, वो हो गया सेलिंग अथॉरिटी, इसको दिया गया। अब ध्यान से देखिए कि अगर ए ने कोई क्रेडिट परचेज किया, बताइए वो परचेज किसके लिए करेगा? फर्म के लिए करेगा। तो इस क्रेडिट परचेज के लिए बताओ बी और सी लायबल है या नहीं है? क्या ये कह सकते हैं कि ए ने खरीदा है, उसका पेमेंट ए जाने वो दे? नो, उसने फर्म के लिए खरीदा है। तो यहां कहीं ना कहीं ए एजेंट कहलाएगा और बी और सी उसके प्रिंसिपल। साथ ही साथ बताइए अगर मान लीजिए कि सी वो माल बेचता है उधार, तो उधार माल बेचा तो बताइए ए या बी वो जाके पैसे की रिकवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या वो पर्सन बोलेगा कि अरे ऐसा कैसे होगा, सी से माल खरीदा है हमने, सी आएगा पैसे लेने के लिए? नो। यानी ये लोन लिया बैंक से, तो बताइए उस लोन को रीपे करने के लिए ए और सी लायबल हो गया या नहीं होगा? तो बताइए हर कोई एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये कि पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप होते हैं पार्टनर्स के, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। जो एक्ट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एजेंट है और उसका दूसरा पार्टनर उसका प्रिंसिपल। यहां लेकिन फाइनल बैंक लोन में बी एजेंट हो जाएगा और उसका प्रिंसिपल ए और सी हो जाएगा। तो फर्म में जितने पार्टनर से एक दूसरे के वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट भी है। ठीक, तो आइए यहां पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया रिलेशनशिप और प्रिंसिपल एंड एजेंट। नंबर 6 देखिए पार्टनरशिप बिजनेस है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स दिया गया है। जरूरी नहीं है कि 3 पार्टनर अगर ए बी सी हैं तो तीनों मिलकर बिजनेस चलाए। तीनों मिलकर इन द सेंस कि कोई डील हो रहा हो, सेलिंग डील, तो उसमें तीनों आए बोलने, परचेज करने जा रहा है तो तीनों जाए, कोई लोन फाइनेंस, तीनों नहीं। कहता है कि बिजनेस जो कैरी हो रहा है वो ऑल पार्टनर मिलके करे या उनके बिहाफ में कोई एक भी करता है तो वही प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन के कारण वो बिल्कुल वैलिड डील कहलाएगी, उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बिजनेस जो कैरी होगा जरूरी नहीं कि सभी पार्टनर मिलके करें, कोई सभी भी कर सकते हैं और कोई उसके बिहाफ में एक भी कर सकता है। तो लिख लीजिए एक और फीचर्स कि बिजनेस कैरीड on by all or any of them acting for all। सब कर सकते हैं बिजनेस कैरी को या कोई उसमें से एक भी चाहे तो सबके बिहाफ में बिजनेस को कैरी कर सकता है। ठीक, 2 बस और पॉइंट है, बस लिख लीजिए। नंबर 7
टेक्निकल फीचर है, जब कंपनी पढ़ेंगे तो और ज्यादा ये समझ में आएगा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इट मीन्स कि एक फर्म, ये नोट कर लिया, एक फर्म बना एबीसीएन कंपनी जिसके 3 पार्टनर हैं। अब तीनों पार्टनर ने मान लीजिए 5-5 लाख रुपए लगा के 15 लाख रुपए फर्म में डाला बिजनेस में, लेकिन 25 लाख रुपए की जरूरत है, तो 10 लाख रुपए का बैंक से लोन भी लिया गया। तो यहां पे 25 लाख से इस बिजनेस को कैरी किया जा रहा है। तो जो एबीसीएन कंपनी की आइडेंटिटी है, फर्म की आइडेंटिटी है, वो पार्टनर्स की आइडेंटिटी से अलग नहीं है। यानी जो फर्म की लायबिलिटी वो पार्टनर की भी लायबिलिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे एक सिंपल सा उसी को कहे कि मान लो फर्म डूब गया, सारे हैवी लॉस हुआ, 1 रुपया भी नहीं बचा, सारा डूब गया 25 लाख रुपया। अब बैंक आई कि भाई मेरे लोन का रिकवरी करने आए कि रिपे करो। तो ये 3 पार्टनर थे, ये कह रहे थे कि सुनिए आप पैसा किसको दिए थे? तो हाँ एबीसीएन कंपनी को। हाँ तो एबीसीएन कंपनी को ना दिए थे तो उससे मांगिए, वो अलग, हम तो अलग पार्टनर है, हम तो अपना मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, सी है। नो, जो लाइबिलिटी फर्म की वो लाइबिलिटी हर पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। फर्म और पार्टनर अलग अलग नहीं माने जाएंगे यहां। हाँ यही फीचर्स कंपनी को दिया गया है कि कंपनी के बारे में बोला गया कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट है, कंपनी का वजूद सेपरेट है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को अगर मान लो कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लाइबिलिटीज है, तो वो लाइबिलिटी मुकेश अंबानी नहीं बियर करेंगे। वो जाओ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से समझो, वो एमडी है, उसके चेयरपर्सन है उसके, वो अलग बात है वो। लेकिन जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। कंपनी अलग और उसके मेंबर अलग, उसके पार्टनर अलग। लेकिन फर्म को ये फीचर्स नहीं दिया गया। फर्म की एक एक लाइबिलिटी के लिए उसके पार्टनर पर्सनली लाइबल होंगे, क्योंकि फर्म और पार्टनर उन दोनों की एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं रखी गई है, एक माना गया है। और इसी बेस पे बिल्कुल सही बात है कि एक और हम फीचर्स निकाल सकते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे अभी हमने कहा 5-5 लाख रुपए दे दिए और 10 लाख रुपए बैंक का लोन लिया, 25 लाख रुपए पूरे पैसे डूब गए। अब बैंक लोन की रिकवरी के लिए आया तो ये बच्चा कह रहा है कि सुनिए ना, इसमें 5 लाख रुपया हम दिए थे, बी भी 5 लाख रुपया दिया था, सी भी 5 लाख रुपया दिया था और आप 10 लाख रुपया दिए थे। इस तरह से 25 लाख से बिजनेस किए, पेपर पे सब कुछ है, सब कुछ रियल में, पूरा पैसा डूब गया, 1 रुपया भी नहीं बचा। तो हमारा भी डूबा है और आपका भी डूबा है। तो आइए थोड़ा हम रो लेते हैं, थोड़ा आप रो लीजिए, बात खत्म है। अब क्या किया जा सकता है? हम भी तो दिए थे पैसा, इसमें डूब गया, बिजनेस ही खत्म हो गया। बताइए ये कहकर क्या ए बी और सी बच सकते हैं? कहता है घर बेचकर भी तुमको लाके देना पड़ेगा बैंक का लोन। ये कह रहे हैं 5 लाख दिए थे हो गया, बाकी घर हमारा अलग ना। तो इसलिए कहता है हर पार्टनर्स की फर्म के प्रति लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। हाँ कंपनी में फिर ये फीचर देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में 5 लाख का शेयर खरीदे हो और वो कंपनी बिल्कुल डूब गई, बहुत सारी लायबिलिटी है, बैंक का लोन कर्जा सब उस पे है, आप मैक्सिमम उस 5 लाख के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने उस 5 लाख का, आपका क्या हो सकता है, वो 5 लाख का शेयर 0 हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं कहेगा कंपनी का अभी रिपेमेंट बाकी है, आप शेयर होल्डर का मतलब क्या, कंपनी का मेंबर होना। आगे सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। जैसे फर्म के पार्टनर हैं वैसे ही आप कंपनी के पार्टनर हो गए। अगर आप शेयर खरीदे हैं तो मालिक हैं आप, शेयर होल्डर मालिक होता है वो। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमने बैंक की नहीं तुम घर से लाके दो? नो, वहां लिमिटेड लाइबिलिटीज है ड्यू टू सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के कारण। लेकिन पार्टनरशिप में नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, और उसी कारण हर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नंबर 8। तो देखिए अपने आप में बहुत हो गया, 8 फीचर्स अपने आप में काफी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 4-5 लिखने की जरूरत पड़ती है,
ऐसे देखिए कोई भी फीचर्स इंक्लूसिव है और बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन एग्जाम्स ओरिएंटेड और जितनी जानकारी चाहिए 8 अपने आप में काफी है। तो आज हम लोगों ने पार्टनरशिप का मीनिंग और उसका फीचर पढ़ा है। ठीक, अब हम लोग आज यही रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो एग्रीमेंट वर्ड हम बात कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, जिसको टेक्निकली पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में घुस जाए। अभी हम लोग अकाउंटिंग में नहीं घुसे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी बात थ्योरेटिकली भी लिखी जाए उसको भी ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्स ओरिएंटेड है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चा होमवर्क का मतलब ही समझता है, क्वेश्चन मिला है तो ठीक है, नहीं तो होमवर्क नहीं है। नो, जितनी बात लिखी गई है वो ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, तो अगली चर्चा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।